आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQs जो कि आपकी NCERT क्लास 6 के चैप्टर 1 से बनाए गए हैं, जिसका नाम है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। ये मेरी गारंटी है आपसे, अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं तो उसके बाद आपको वो चैप्टर भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन MCQs की हेल्प से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। फिर भी अगर आपका मन करे तो आप ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर चेक कर सकते हैं। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नया है या फिर आपको नहीं आता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और जिसके साथ पिक्चर की ज़रूरत है वहाँ पिक्चर भी लगी है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू कैन सी डैश ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। तो ऐसा क्या है जो आपको महीने में सिर्फ एक बार ही दिखता है? तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें मंथ में सिर्फ एक बार दिखती हैं, लेकिन हम ऑप्शंस में जाएंगे, देखेंगे न्यू मून, फुल मून, रेड मून या फिर ब्लू मून। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वाला मून है जो हमें मंथ में सिर्फ एक बार दिखता है? तो इसका आंसर है बहुत ईजी सा, फुल मून। ठीक है, फुल मून जो रहता है वो हमें मंथ में एक ही बार दिखता है। फुल मून मीन्स कंप्लीट मून। अब वो एक बार दिखता है, कैसे एक बार दिखता है? तो फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ है ये, ठीक है, हम अर्थ पे यहाँ रह रहे हैं, तो जिस दिन मून एकदम डायरेक्ट हमारे यहाँ पे रहेगा सामने, उस दिन हमें पूरा फुल मून दिखता है। ठीक है, वो तो हो गया फुल मून। अब एक चीज़ होती है न्यू मून। तो न्यू मून क्या होता है? न्यू मून वो होता है जब हमें जो मून है ना वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, स्काई में मून हमें दिखता ही नहीं है, वो होता है न्यू मून। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया ऑप्शन बी आंसर, फुल मून। और फुल मून को हम और क्या कहते हैं? फुल मून को हम कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर टू फुल मून, 1 सेकेंड। A fortnight later to full moon, you cannot see it at all. It is a dash. अब ये तो हमें पता है ना। अब अमावस जो अभी पूर्णिमा की बात करी थी हमने, तो फुल मून की बात करी थी, उसके बाद आता है न्यू मून। ठीक है, आंसर जो है हमारा ए। हमने इसकी बात कर ली थी कि उस दिन जो है हमें मून बिल्कुल नहीं दिखता है, वो होता है न्यू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called. अब जो हमारा स्पेस है, स्काई में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। सन दिखते हैं, मून दिखती हैं और बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? क्या हम इसको शाइनिंग बॉडीज़ बोलेंगे, ल्यूमिनस बॉडीज़ बोलेंगे, स्काई बॉडीज़ बोलेंगे या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा सेलेस्टियल बॉडीज़। जितनी भी चीज़ें हमें स्पेस में दिख रही है या फिर स्काई में हमारे दिखती है, वो हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। अब स्काई से ये मत समझना कि बर्ड्स भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ में आएंगी। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ डैश डैश एंड डैश। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, अभी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, एंड काफ़ी हॉट होती हैं। तो वो बनी हुई किससे हैं? क्या वो वाटर से बनी है, एयर से बनी है, सॉइल से बनी है, वाटर, हीट, गैस हीट, लाइट या फिर वाटर, हीट एंड लाइट? तो मुझे तो नहीं लगता कि वाटर, एयर और सॉइल से बनी है। वाटर से नहीं, वाटर, हीट, गैस से भी नहीं बनी है। गैस, हीट, लाइट देखते हैं, डी है, वाटर, हीट एंड लाइट, इससे भी नहीं बनी है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो किससे बनी होती हैं? गैस से बनी होती हैं। उनकी खुद की जो है हीट होती है और खुद की लाइट होती है। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, यहाँ पे हम सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आगे और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। जो कि अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, वो गैसेस से बने हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की हीट एंड लाइट है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड,
अभी ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये गैसेस से बनी है, इनकी खुद की हीट है, खुद की लाइट है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमें आंसर ना पता हो तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। कैसे? मून तो हो नहीं सकता क्योंकि मून तो होता है सैटेलाइट। ठीक है, अब सैटेलाइट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है, ऐसे घूमता है। तो वो हमारे लिए मतलब अर्थ के लिए एक सैटेलाइट है। कोई भी चीज़ कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, ए के अराउंड घूम रहा है बी, कुछ है बी, तो बी जो होगा अगर वो ए के अराउंड ऐसे गोल चक्कर काट रहा है तो वो ए के लिए उसका सैटेलाइट है। ठीक है, हमारे अराउंड जो है मून घूमता है, और ये बात ध्यान रखनी है कि मून को कितने डेज लगते हैं अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में 27 डेज लगते हैं। ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज इट इज़ 27.3, बट बुक में 27 ही दिया हुआ है, तो मून नहीं होगा। नेक्स्ट इज सन, सन हो सकता है, प्लैनेट नहीं हो सकता क्योंकि प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है। किसी भी कोई भी प्लैनेट जो होता है दूर से देखने में चमकता हुआ ही दिखेगा, लेकिन उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरों की लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो प्लैनेट भी नहीं होगा। स्टार्स हो सकता है या तो सन हो सकता है। अब यहाँ पे आंसर सन भी नहीं है, आंसर जो है वो स्टार है। वो क्यों? क्योंकि सन क्यों नहीं है? क्योंकि सन भी स्टार ही है, सन जो है स्टार की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हमें स्टार के बारे में यहाँ पे क्या पता लगा कि स्टार्स जो होते हैं वो गैसेस से बनते हैं और उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड। अभी कुछ स्टार्स जो होते हैं वो मिलके कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, कुछ शेप्स बनाते हैं, तो उन पैटर्न्स और उन शेप्स मतलब जब वो फॉर्म करते हैं तो हम उसे बोलते क्या हैं? क्या हम उसे पैटर्न्स बोलते हैं? बोल सकते हैं पैटर्न्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब स्टार पैटर्न बना रहा है, ये शेप बना रहा है, तो उसका एक अलग सा नाम है। तो यहाँ पे आंसर पैटर्न तो नहीं है, यहाँ पे आंसर शेप्स भी नहीं है, यहाँ पे आंसर गैलेक्सी भी नहीं है। गैलेक्सी क्या होता है वो आगे पता चलेगा। आंसर जो है वो है कॉन्स्टलेशंस, और ये वाला कॉन्स्टलेशन जो यहाँ पे फोटो दी गई है इसका नाम है उर्सा मेजर। इसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं और इसका ग्रेट बेयर भी नाम है, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशन, जब स्टार्स मिलकर शेप बनाते हैं तब उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो ये वाला जो हमारा कॉन्स्टलेशन है ये 7 स्टार से मिलके बना है। स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5, स्टार 6 एंड स्टार 7। और ये जो कॉन्स्टलेशन है ना ये सबसे ज़्यादा इजीली रिकग्नाइजेबल है। अगर रिकग्नाइज करने की बात आए तो ये सबसे जल्दी पहचान में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। उर्सा मेजर इज़ अ डैश एंड इट्स अदर नेम इज़ डैश। जैसे कि अभी डिस्कस किया था कि उर्सा मेजर क्या है। उर्सा मेजर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है एंड इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेट बेयर। अब इसको ग्रेट बेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट मतलब कुछ जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने ये देखा ये सब कि ऐसे शेप बन रहा है, तो उनको क्या लगा कि बेयर की शेप फॉर्म हो रही है इस कॉन्स्टलेशन से, इसलिए उन्होंने इसका नाम जो है ग्रेट बेयर रख दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द डैश। अभी हमने ये डिस्कस किया था, ये आपको 4 कॉन्स्टलेशंस के नाम दे दिए हैं। ओरियन, ओरियन नहीं है। ओरियन जो है वो एक 8 स्टार्स से बनने वाला कॉन्स्टलेशन है, तो ये तो नहीं है इजीली रिकग्नाइजेबल। फिर है कैसियोपिया, ये 5 स्टार से बनता है, ये भी नहीं है। उसके बाद है लियो मेजर। लियो मेजर पता है एक लायन का शेप फॉर्म करता है, स्टार्स इसमें होते हैं 9 स्टार्स, ये भी नहीं है। सबसे इजीली जो रिकग्नाइजेबल है वो उर्सा मेजर है, जिसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। सो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ डैश। अब पहले के समय में गूगल मैप्स तो थे नहीं, तो कैसे पता चलेगा नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। अब उनको डायरेक्शंस मालूम थी कि नॉर्थ क्या कहाँ है, मतलब कहाँ है नहीं पता था, तो उनको पता लगाना है कि अब हमें नॉर्थ जाना है, तो कैसे पता लगाएंगे? कंपास भी नहीं था,
तो यूँ पता लगाएंगे जो हमारा उर्सा मेजर अभी हमने देखा था और इसमें मैंने आपको लेबलिंग करके दिखाई थी 1 2 3 स्टार्स की, तो यहाँ भी कर लेते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे था 7th। तो इस अगर डायरेक्शन में हम खड़े होंगे और जहाँ पे ये लड़की खड़ी है और 7th स्टार जो है सप्तऋषि या उर्सा मेजर का, उससे सीधा देखेंगे, एकदम स्ट्रेट देखेंगे तो एक स्टार दिखेगा जो कि काफ़ी ब्राइट होगा। ठीक है, वो स्टार जो है ना, उस स्टार का नाम है पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार। तो वो क्या करता है, वो ये बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है। जिस डायरेक्शन में वो स्टार होता है पोल स्टार, वही हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। और अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता लग गया तो साउथ भी मालूम हो जाएगा, ईस्ट भी और वेस्ट भी। सो आंसर ये है कि एंशिएंट टाइम में लोग कैसे डिटरमाइन करते थे रात के समय में कि भाई डायरेक्शन कहाँ है, तो वो पोल स्टार की हेल्प से करते थे। ठीक है, पोल स्टार की हेल्प से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called dash. तो ये जो है अभी मैंने ये डिस्कस भी किया था कि किसकी खुद की लाइट नहीं होती है और वो दूसरों से लाइट लेके रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हमें पता है ऑप्शन डी है प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो स्टार्स से लाइट लेते हैं। और हमें तो पता ही है कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है या फिर हीट है वो क्या है, सन है। हमें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है ना। चलो, अब ये एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइड्स क्या होते हैं एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होती है दोनों में, डिफरेंस पता ही नहीं लगता। तो डिफरेंस ये है कि एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ना, अब बुक में ये दिया हुआ है कि एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स जो हैं वो दोनों रॉक के पार्टिकल्स हैं और वो दोनों सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो बिग बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक हैं, ठीक है, जो सन के अराउंड घूम रहे हैं। और मीटियोरॉइड्स जो हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं रॉक के, जो सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो अब एस्ट्रॉइड आपको कहाँ मिलेगा, तो अगर आपने वो फोटो देखी होगी, आपकी बुक में सोलर सिस्टम की एक पिक्चर दी हुई है, तो अगर मार्स एंड जुपिटर के बीच में देखोगे तो एक बेल्ट दिख रही है, उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट नाम दिया गया है। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉइड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड मीटियोरॉइड्स भी हमने देखे हुए हैं। कैसे देखे हुए हैं, जब कभी ऐसा टूटता हुआ तारा दिखता है तो हम विश मांगते हैं, है ना। तो एक्चुअली में वो टूटता हुआ तारा नहीं है, या शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं, वो नहीं होता है। वो क्या होता है, वो मीटियोरॉइड होता है। ठीक है, वो गिर जाता है, वो ऊपर से ना नीचे हमारे एटमॉस्फेयर में आता है और जैसे ही आ जाता है तो वो जलने लगता है। ठीक है, फायर कैच कर लेता है, फायरी हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो शाइन कर रहा है, बट एक्चुअली में वो मीटियोरॉइड होता है। ठीक है, और एक बात ये है कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि एस्ट्रॉइड्स जो है वो हो सकता है, मतलब एक थियोरी है कि हो सकता है काफ़ी समय पहले कुछ प्लैनेट रहे होंगे जो कि ब्लास्ट कर गए, ठीक है, जो कि एक्सप्लोड कर गए, तो हो सकता है कि उसके पार्टिकल्स हों जो एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये थी मीटियोरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स के बारे में थोड़ी सी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। अब आप ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों, थोड़े से इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो थोड़ा अच्छी बात है भाई, इन्फॉर्मेशन लेना थोड़ी ज़्यादा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैश विच मीन्स डैश। तो प्लैनेट वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, तो वो ग्रीक वर्ड कौन सा है और उसका मीनिंग क्या है, तो आ जाते हैं सीधे सीधा आंसर पे। आंसर है इसका ऑप्शन सी। प्लैनेटिया जो है एक प्लैनेटाई जो है एक ग्रीक वर्ड है जिससे प्लैनेट बना है और इसका मीनिंग है वॉन्डरर। वॉन्डरर क्या होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है। हमारे प्लैनेट्स भी इधर उधर घूमते रहते हैं ना, याद रखेंगे इससे, वॉन्डरर, प्लैनेटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अर्थ गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द डैश। ये तो हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया था, सन। हमारा सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट क्या है, कहाँ से मिल रहा है हमें हीट एंड लाइट, सन से मिल रही है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। तो अगर हम अर्थ से देखें तो सबसे नियरेस्ट हमारे स्टार कौन सा है, तो पहली बात एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। मून कोई स्टार नहीं है, मून तो हमारे लिए एक सैटेलाइट है। स्काई कोई स्टार नहीं होता है। अब बात आई पोल स्टार एंड सन की, तो आपको आंसर बता देते हैं डी। दोनों में से पास कौन सा है, नियरेस्ट है सन। ठीक है, पोल स्टार थोड़ा दूर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ डैश। जो हम मून देखते हैं स्काई में वो क्या है? क्या वो स्टार है? नहीं है। क्या वो प्लैनेट है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो एक मेटेओरॉइड है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो एक सैटेलाइट है? बिल्कुल वो एक सैटेलाइट है, अर्थ की सैटेलाइट है, ठीक है। और नेक्स्ट इज द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the dash। अब सन, 8 planets, satellites, ये सारी चीज़ें जो भी हमारी स्काई में, अगर हम इसको साथ में ले आए तो हम क्या क्या फॉर्म होगा? एक सिस्टम फॉर्म होता है। कौन सा सिस्टम फॉर्म होता है? हम देखेंगे तो हमें मालूम है कि सोलर सिस्टम फॉर्म होता है। जब एक सन है आपके पास, ठीक है, एक सन है आपके पास, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, फिर वहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स भी हैं, सैटेलाइट जैसे मून है, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और भी कुछ अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो सोलर सिस्टम फॉर्म करेगा। गैलेक्सी नहीं फॉर्म करेगा, मिल्की वे नहीं फॉर्म करेगा, यूनिवर्स भी नहीं, वो एक सोलर सिस्टम होगा। सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है पता है? सोलर सिस्टम का हेड होता है सन। अब सोलर सिस्टम में जो है 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, पर इसका नाम तो याद करना बहुत मुश्किल है शायद, तो मैंने कैसे याद किया हुआ है ना। देखो, सबसे पहला होता है मर्करी, फिर होता है वीनस, फिर होता है हमारा प्यारा अर्थ, फिर होता है मार्स, देन इट्स जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, एंड यूरेनस के बाद कौन सा होता है? नेपच्यून। सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे कटिंग कटिंग दिख रहा है, समझ जाओ, ठीक है। मैं इसको कैसे रीड करती हूँ? मैं इसे रीड करती हूँ MEM सन, ठीक है। वैसे आपकी बुक में याद करने के लिए न्यूमोनिक बनाया हुआ है कि माई, M फॉर माई, ठीक है, M फॉर माई, V फॉर वेरी, एफिशिएंट, मदर, M फॉर मदर, J फॉर जस्ट, सर्व्ड अस नूडल्स, कि भाई हमारी बहुत एफिशिएंट मदर ने हमें बस अभी अभी क्या सर्व किया? नूडल्स सर्व किया। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। और ये देखो, अब ये ध्यान रखना है कि हमारी अर्थ की पोजीशन सन से क्या है? 3रे नंबर पे है, ठीक है। एंड अगर प्लैनेट्स में साइज की बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा अर्थ है। ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द सन इज अबाउट डैश मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो सन है वो कितनी दूरी पे है अर्थ से? बता देते हैं, सीधा आंसर है इसका 150 किलोमीटर्स, ठीक है, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर्स। भाई किलोमीटर्स कैसे? मिलियन किलोमीटर्स। नाउ प्लूटो इज ऑल्सो नोन एज अ डैश। भाई प्लूटो को अब कहा क्या जाता है? पहले ना प्लूटो एक प्लैनेट था, जैसे हमारे और 8 प्लैनेट्स है, अब उसको कुछ और कहा जाता है। वो सैटेलाइट नहीं है, वो कोई स्टार नहीं है, वो कोई मून भी नहीं है, वो एक अब ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। तो अब प्लूटो को हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। चलो क्वेश्चन नंबर 18, the dash is the 3rd nearest planet to the sun. In size it is the 5th largest planet. Oh sorry, it is the 5th largest planet. It is slightly flattened at the poles. तो बहुत अच्छा है, हमें पता है कि वो थोड़ा सा जो है क्या है, ऐसे उसकी शेप है, थोड़ा सा पोल्स पे से फ्लैट है ऐसे, ठीक है, फ्लैट है ऐसे। तो ये अभी हमने देखा था ना, डी सोलर सिस्टम में सन से अगर देखें तो 3rd पोजीशन पे अर्थ है। और जो है ना, अर्थ की अगर आपसे कोई शेप पूछेगा तो अर्थ की शेप होती है GEOID, जियोइड, GEOID, जियोइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बिकॉज अर्थ्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ डैश प्लैनेट। क्योंकि अर्थ का सरफेस जो है ना ब्लू ब्लू है पूरा, मतलब 2/3 तो पूरा पानी से कवर्ड है। वो मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। तो पूरा 2/3 जो है वाटर से कवर्ड है, तो वो थोड़ा ब्लू दिखता है, इसलिए अर्थ को और हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट डैश डेज। तो ये तो बहुत अच्छा हमने डिस्कस किया है। क्या वो 30 दिन लगाता है चक्कर पूरा करने में अर्थ के मून? नहीं। 29 डेज लगाता है? नहीं। 24 डेज लगाता है? नहीं।
वो लेता है अपने 27 डेज, ठीक है। मून जो है अर्थ के अराउंड एक चक्कर काटने में 27 डेज लेता है। अब बात ये है, ये याद रखने वाली, कि ये अगर अर्थ है, ये अगर मून है, मून का भी एक एक्सिस होता है, मून का भी एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो वो अब एक चक्कर लगाने में अर्थ के 27 डेज लेता है, ये तो बात ठीक है। और सेम ही डेज वो लेता है अपने एक्सिस पे गोल घूमने के लिए, तो मतलब कि रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों में ना वो 27 डेज लेता है कंप्लीट करने में। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। डैश आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या मिलता है, हमने डिस्कस किया था जब एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेओराइड्स पढ़ रहे थे। तो क्या सैटेलाइट है मार्स और जुपिटर के बीच में? नहीं। स्टोन्स है? नहीं। स्टार्स हैं वहाँ पे? तारे हैं क्या? नहीं। क्या है वहाँ पे? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ ये देख लो, एक बार पिक्चर देख लो, ये रहा ना मार्स, क्या बोला था, मार्स और जुपिटर के बीच में, ये रहा मार्स, ये रहा जुपिटर, और ये रही हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये अगर येलो येलो दिख रहा हो, ये रहा, मैं उसके ऊपर ही चला दे रही हूँ पेन, ठीक है। तो ये था एस्ट्रॉइड बेल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। A whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of million of stars. This band is called. This band is the dash. अब ये जो बैंड है ना, कभी कभी स्काई हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा वाइटिश सा लगता है, तो इतना ध्यान नहीं देते शायद सब, बट इसको कुछ नाम दिया गया है। ये देखो ऐसा है, ऐसे वाइट बैंड है ना, ये बीच में वाइट वाइटिश दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स हैं। तो यहाँ पे देखो क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत सारे स्टार्स मिलके ऐसे वाइट वाइट दिख रहा है हमें। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्या हम इसे वाइट पाथ कहते हैं? तो हम इसे वाइट पाथ नहीं कहते हैं। क्या हम इसे मिल्क पाथ कहते हैं? तो मिल्क पाथ भी नहीं कहते। स्टार ब्रिज? नहीं, स्टार ब्रिज भी नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, जब पहले एंशियंट इंडिया में, पहले के समय में इसको एक नाम दिया गया था। तो इसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था आकाश गंगा। आकाश मतलब आसमान की, गंगा नदी जैसा भी दिख रहा है ना थोड़ा सा, तो इसको आकाश गंगा नाम दिया गया था, या फिर रिवर ऑफ लाइट, ठीक है, बोला गया था एंशियंट इंडिया में। चलो आ जाते हैं। अब ये भी जान लें कि ये जो है गैलेक्सी है, बट गैलेक्सी काफ़ी सारी होती हैं, सिर्फ एक नहीं होती। गैलेक्सी जो होती हैं बहुत सारी होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसी से रिलेटेड है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द डैश। अभी गैलेक्सी एक नहीं है, गैलेक्सी जो है बहुत सारी हैं। गैलेक्सी 1 है, गैलेक्सी 2 है, गैलेक्सी 3 है। तो अगर कलेक्टिवली बात करें कि गैलेक्सी 1 2 3 क्या है, ये क्या फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म, क्या ये स्पेस बनाता है? नहीं। क्या ये मिलकर के वर्ल्ड बना देते हैं? नहीं। क्या ये मिलकर के गैलेक्सी बनते हैं? नहीं। ये गैलेक्सी तो ऑलरेडी है ना, ये मिलकर के क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है, ठीक है। बहुत सारी गैलेक्सीज जब साथ में आती हैं तो एक यूनिवर्स बनता है। नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ व्हाट? देखो जैसे एक प्लैनेट है जे फॉर जुपिटर, तो इनके अराउंड क्या होती है ना, बेल्ट होती है। तो वो जो बेल्ट होती है वो किस चीज़ से बनी है? क्या वो आग से बनी है? नहीं। क्या वो गैस से बनी है? नहीं। क्या वो सैटेलाइट से बनी है? नहीं। तो वो किससे बनी है? वो डेब्रीज से बनी है, ठीक है। याद रखेंगे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के अराउंड जो रिंग्स होती हैं वो डेब्रीज से बनी हुई हैं। डेब्रीज वही छोटे छोटे पत्थर। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन नंबर। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द डैश। अभी जो रोमन माइथोलॉजी है ना, उसमें सोल वर्ड यूज़ हुआ है। तो वो सोल वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, उसका मीनिंग क्या है? क्या वो रिवर गॉड के लिए यूज़ हुआ है? नहीं। क्या वो वाटर गॉड के लिए यूज़ हुआ है? नहीं। फायर गॉड के लिए यूज़ हुआ है? नहीं। तो वो यूज़ हुआ है सन गॉड के लिए, ठीक है। एस फॉर सोल, एस फॉर सन गॉड। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दोज हु स्टडी दी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड, जो सेलेस्टियल बॉडीज, जो भी हमारे आकाश में, आसमान में जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो पढ़ाई करता है, उनकी मूवमेंट की जो पढ़ाई करता है, तो क्या वो कौन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई जो लोग करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, कभी कोई कुछ और भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट मोस्टली डॉक्टर बन जाते हैं, तो हम उन्हें डॉक्टर कहते हैं। बट जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की पढ़ाई कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? फिलोसोफर कह रहे हैं। फिलोसोफर तो नहीं हो सकता। फिलोसोफर किसकी बात करता है? फिलोसोफर बात करता है लाइफ की, व्हाट इज़ लाइफ, मैं यहाँ क्यों हूँ, हम क्या कर रहे हैं, किस लिए। न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट नहीं, वो तो हमारी ब्रेन माइंड की बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है ना। एस्ट्रोनॉमर्स, आंसर है एस्ट्रोनॉमर्स बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो यहाँ तो बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, आंसर आ गया पीपीटी में ही। लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड ये रहा, आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है, कोई बात नहीं, हमें तो इन्फॉर्मेशन से मतलब है, कैसे भी मिले। तो या तो वो ऐसे लिखाएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या है? ये स्पीड है, किसकी स्पीड है? लाइट की। या तो आपको ऐसे सीधे सीधे लिखा आ जाएगा जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, या फिर ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर्स, ठीक है, पर सेकेंड। तो वो भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, और ये भी ठीक हो जाएगा, सेम बात है। नेक्स्ट 28, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज। अब ये अर्थ के जैसा ना बोलते हैं कि वो अर्थ का ट्विन है, क्यों? क्योंकि उसका शेप जो है, उसका साइज जो है, वो अर्थ से मेल खाता है थोड़ा। ये मैंने अलग ड्राइंग बना दी है थोड़ी, बट ठीक है, वो थोड़ा शेप एंड साइज में सेम होता है, थोड़ा सेम दिखता है। तो वो क्या है, कौन सा प्लैनेट है? तो वो प्लैनेट है वीनस, ठीक है। वीनस जो है ना अर्थ जैसा दिखता है, तो उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। वीनस एंड अर्थ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 28 से 31 हो गया सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ डैश। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमें तो लगता है भाई सर्कुलर पाथ, कुछ लोग कहेंगे कि भाई पूरा सर्कुलर पाथ ऐसे घूमता है गोल, पर ऐसा नहीं घूमता है। क्या वो ऐसे गोल घूमता है गोल पाथ में, या फिर रेक्टेंगुलर, या फिर इलेप्टिक, इलोंगेटेड पाथ क्या होता है? ऐसा वाला पाथ, ठीक है। तो जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो इस पाथ में मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर नहीं, तो इलोंगेटेड, थोड़ा सा लंबा सा खिंचा हुआ होता है, ठीक है, पाथ। आंसर ये रहा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सम मोर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं, वैसे सब कुछ कवर हो गया है, डू यू नो में से भी सब कुछ कवर हो गया, ये कुछ और पॉइंट्स हैं अगर आ जाए तो। जियो प्लस लॉजी अगर हो तो उसका मीनिंग क्या है? जियोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ द अर्थ। जहाँ लॉजी आ जाता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी, STUDY, ठीक है, स्टडी होता है उसका मीनिंग। उसके बाद है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मीनिंग क्या होगा? जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोइड क्या होता है? रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। बताया था ना कि जो अर्थ होता है उसकी जो शेप होता है वो कैसा होता है? वो जियोइड होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी कहे ना कि फलाने चीज़ का जो शेप है वो जियोइड है, तो वो कहने का उसका मतलब है कि उसका शेप जो है वो अर्थ जैसा है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहली बार कौन गया है मून पे? वो गए हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए हैं ये याद रखने वाली बात है, 20 जुलाई 1969 में गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है, जो ऑलरेडी है, हमने कुछ नहीं बनाया। पर कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती हैं, हम खुद अपने लिए बनाते हैं। तो वो हम बनाते हैं कि किस लिए बनाते हैं? फॉर एग्जांपल गूगल मैप हम यूज़ करते हैं, उसमें जो पिक्चर्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो
सैटेलाइट पे से ही तो हम, जो सैटेलाइट हमने भेजी हुई है ऑलरेडी वहीं से तो आ रही है ना फ़ोटो खिंच खिंच के, या हमें चीज़ों के बारे में मालूम पड़ रहा है, स्पेस की हम पिक्चर्स ले रहे हैं, तो हम जो सैटेलाइट भेज रहे हैं उसी से हो रहा है। तो कुछ इंडिया की सैटेलाइट्स हैं, इनका नाम रखना है याद, ह्यूमन मेड है। इनसैट या INSAT कैसे भी याद कर लेना है इसे, IRS एंड एडुसैट या फिर EDUSAT, ठीक है। इनसैट, IRS, एडुसैट, ये सब इंडियन ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप बुक चेक करें, बिल्कुल आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।